Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 9th, and in this video we understand about the second chapter and third part of the second chapter. Our today's topic is the quality of the population, human resources. अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा कि पीपल एज अ रिसोर्सेज के फॉर्म में हम इसको समझ रहे थे, और जब पीपल एज अ रिसोर्सेज के फॉर्मेशन में हमने इसको अंडरस्टैंड किया तो सिचुएशन में पाया कि एजुकेशनली स्किलफुल नॉलेज बेस्ड जो डेवलपमेंट होता है वो पीपल को एक कैपिटल फॉर्मेशन में लेके आता है. तो यहाँ पे अगर देखें उन सभी चीज़ों के बाद तो एक टॉपिक जो हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन और द ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज इज प्योरली क्लियर दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. जो डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, वो पॉपुलेशन की क्वालिटी, जो पॉपुलेशन है उसकी लाइफ ऑफ क्वालिटी या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन मींस द इफिशिएंट, इंटेलिजेंट, स्किल्ड एंड द हेल्दी मैन पावर. साफ साफ यहाँ पे क्लियर करने का काम किया जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है वो क्या होता है, इफिशिएंट. यानी इफिशिएंट का मतलब स्किलफुल तरीके से आप ले सकते हैं इसको. इफिशिएंट का मतलब कौशल युक्त जो होता है, जो काम को ठीक तरीके से करने वाले हों और एक्टिव रोल प्ले करते हो. इंटेलिजेंट, नॉलेज वाले हों. स्किलफुल, उनके पास करने का तरीका मतलब टेक्निक वे ऑफ बहुत अच्छा हो. एंड द हेल्दी, और क्या हो, स्वस्थ हो. और ऐसे लोगों का एक मैन पावर होना, यानी ऐसे लोगों का एक समूह होना जिससे जो मैन पीपल्स का समूह होना जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को. हेंस द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द एजुकेशन. अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इंडिकेट्स बाय द लिटरेसी रेट, जो कि किसके थ्रू इंडिकेट किया जाता है? लिटरेसी रेट्स. हेल्थ ऑफ द पर्सन इंडिकेटेड by the life expectancies and skill formation acquired by the people. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो मेनली डिपेंड करता है लोगों के लिटरेसी रेट पे. कितना लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनल लिटरेसी रेट पे इंडिकेट करने का काम करता है. अगर ज़्यादा है तो अच्छी सिचुएशन है. फिर कहता है हेल्थ ऑफ द पर्सन इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसीज. जो वहाँ के लोग हैं उनका हेल्थ कैसा है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल वो जीते हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल, और लोग कितने स्किल्डफुल हैं, कितना ट्रेंड है, कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को करने का काम करते हैं. ये सारी चीज़ें जो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? पॉपुलेशन की क्वालिटी को डिपेंड करती हैं. ये भी कहता है इलिटरेसी, अनहेल्दी, अनस्किल्ड, अनट्रेंड पॉपुलेशन आर लायबिलिटीज फॉर द इकोनॉमी. यानी कि ऐसे लोग जो अनहेल्दी हो, बीमार हो, अनट्रेंड हो, जिनके पास कोई तैयार मतलब किसी तरीके का स्किल ना हो, उनके पास तैयारी ना हो और वो सीखे हुए ना हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी इकोनॉमी के ऊपर लायबिलिटीज का काम करते हैं. यानी कि इकोनॉमी उनको वियर करने का काम करती है, वो वहां से प्रोडक्टिव नहीं होते. फिर कहता है इट कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच इन द डेवलपमेंट. ये जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, अनहेल्दी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? डेवलपमेंट के प्रोसीजर में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. जबकि जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, जो स्किल्डफुल होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोडक्टिव वे में इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. फिर ये भी कहता है ऑन द अदर हैंड लिटरेट, हेल्दी, स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पॉपुलेशन आर एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी. ये क्या सिंपल से वर्ड में समझ लीजिए कि अगर हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी कंट्री के जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम कंट्री के लिए एसेट्स हैं. लेकिन अगर हम केवल खाने पीने का काम कर रहे हैं, हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, कोई अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या है? हम लायबिलिटी हैं अपनी जीडीपी, अपनी कंट्री के लिए, और जीडीपी में हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. देयरफॉर इट इज अ क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन दैट अल्टीमेटली डिसाइड्स the economic growth rate of the country. अब ये वो उस तरह की पॉपुलेशन होती है जो क्या करती है? ये डिसाइड करने का काम करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री कैसी होगी. और ये भी कहता है हेंस इट विल बी यूजफुल टू नो द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज. और ये साफ साफ कह रहा है कि हेंस इस तरीके से एजुकेशन, हेल्थ का होना, एजुकेशन का होना, ट्रेनिंग का होना, ये साफ साफ क्लियरिफाई करता है कि क्या रोल है
तो कहता है इट विल बी द यूजफुल टू नो द रोल ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ। ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, ये बहुत यूजफुल हो जाता है किस चीज के बारे में, रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है उसको जानना। अब बात करेंगे पहले कंटेंट की जो रोल ऑफ एजुकेशन की बात करता है। तो इसमें कहता है वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस एग्जांपल दैट एजुकेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोहन्स लाइफ। जैसे लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस में, जो मोहन एंड सोहन की लाइफ थी, तो मोहन की लाइफ में देखा तो मोहन ने क्या किया था, एजुकेशन को अडॉप्ट किया था। वो एक वोकेशनल कोर्सेज को करने के बाद एक कंपनी में जॉब करता है, वो पढ़ा नहीं होता। वहीं सोहन क्या करता है, नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर पढ़ा नहीं होता तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मोहन ही गॉट अ जॉब, गुड जॉब एंड डिसेंट द सैलरीज, और अच्छी सैलरी रिसीव करता है, अच्छा जॉब, बिकॉज ऑफ हिज कंप्यूटर एजुकेशन। किसकी वजह से, कंप्यूटर एजुकेशन। जब कंप्यूटर के बारे में वो पढ़ लेता है तो उसको अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी मिल जाती है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, फ्रॉम दिस इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस वी कैन सी द रोल ऑफ द एजुकेशन फॉर द होल इकोनॉमी। अब इस तरीके का जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस दिखाया जा रहा है, मोहन के बारे में जो बताया जा रहा है और उसके कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बताया गया, जिसकी वजह से उसको अच्छा जॉब मिल जाता है और अच्छी इनकम मिल जाती है, ये साफ साफ बताता है क्या, कि एजुकेशन का पूरी इकोनॉमी में क्या रोल है। एजुकेशन प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। बहुत ही जरूरी, क्योंकि हमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, ये कैसे प्ले करता है, हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर अच्छी स्किल क्या है, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये चीजें हमारे लिए हैं, ये चीजें हमारे लिए, हम उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो हमको डेवलप करने का काम कर रहा है, हमारी स्किल को इंप्रूव करने का काम कर रहा है। कहता है इट्स it imparts of the knowledge and a skill of which increases the efficiency and productivity of the people। क्या करता है ये, किसमें हिस्सेदारी करता है भाई, सीधे से ये नॉलेज एंड स्किल को बढ़ाने का काम करता है, और इससे क्या होता है, इफिशियंसी, हमारी जो काम करने की स्किल होती है या काम करने की जो कैपेसिटी होती है, काम को अच्छे तरीके से, जितना अच्छा तरीके से हम कर सकते हैं, उसको करने की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। फिर कहता है एजुकेशन जनरेट्स द कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द नेशंस, सोसाइटीज एंड डेवलपमेंट। अब एजुकेशन क्या करता है भाई, हमको हमारे नेशन के फेवर में, हमारे सोसाइटी के फेवर में, हमारे डेवलपमेंट के फेवर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बहुत ही अच्छा सिंबॉलिक सिचुएशन होता है, जितना हम ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उतना ही ज्यादा हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने नेशन के डेवलपमेंट में। फिर कहता है इट प्रमोट द रैशनल एंड द साइंटिफिक लुकआउट फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री। ये क्या करता है, अगर हमारे पास स्किल है, नॉलेज है, तो जो साइंटिफिकली और रेशनल वैल्यूज में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करता है। बिसाइड दिस द एजुकेशन स्टिमुलेट्स द कल्चर एंड द क्रिएटिव फैसिलिटीज ऑल्सो। इसके साथ साथ वो क्या करता है, हमारे कल्चरल और जो क्रिएटिव फैसिलिटीज, क्रिएटिव फैसिलिटीज उसको बनाए रखने का काम करता है। कल्चरली हम अपने आप को डेवलप भी कर सकते हैं, अपने कल्चर को होल्ड करके बनाए रख सकते हैं। ये तब पॉसिबल है जब हम एजुकेटेड हों। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन सेटअप इन इंडिया। एजुकेशन के सेटअप की अगर बात करें तो यहां कहता है इन द फील्ड ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन एम्फेसिस ऑन हैज बीन गिवन ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन, retentions and the quality with the special attention of the girls education. The scheme of the सर्व शिक्षा अभियान was launched in 2001। हमारे यहाँ क्या किया गया कि सभी बच्चों को, इवन बॉयज एंड गर्ल्स, सभी की एजुकेशन को, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, जो शुरुआती पढ़ाइयाँ होती है, उसको फोकस करते हुए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट करने का काम किया गया था। इट मेन एम टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ऑफ 6 to 14 बाई 2010। इसका जो मेन एम था कि 2010 तक जो एलिमेंट्री यानी बेसिक एजुकेशन है, जो 1 2 3 4 5 की होती है, ये 6 to 12 तक के बच्चों को सबको देने की बात कर रहा है कि सभी को कम से कम इतने तो वो एजुकेटेड हो, बेसिक नॉलेज वो रखते हो। सर्व शिक्षा अभियान हैज द स्पेशल फोकस ऑन द गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस ऑफ द वीकर सेक्शन। इसका जो फोकस था जो वो सेक्शन की तरफ था जो गरीब लोग थे, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, उनके लड़के और लड़कियों के ऊपर यानी वीकर सेक्शन और उनके गर्ल्स के ऊपर ज्यादा फोकस था कि उनको एजुकेट किया जा सके। अंडर दिस प्रोग्राम द सेंट्रल गवर्नमेंट would work in a partnership with the state and the local government and the communities to achieve the goal of the universal elementary education। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट रूल कर रही गवर्नमेंट थी,
उन सभी के साथ, यानी कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जो लोकल लेवल पे मैनेज करने का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जिनका होता है, उन सभी के साथ मिलकर उसने क्या किया, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के गोल को अचीव करने का काम किया, यानी कोशिश की कि उसको हम अचीव कर सकते हैं, इस तरह के जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एजुकेट कर सके। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड द रिटेन द स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन ब्रिज कोर्स एंड द बैक टू स्कूल कैंप्स हैज बीन स्टार्टेड। जब इनके एनरोलमेंट की कंडीशन देखी गई तो इसमें जब तेजी से ग्रोथ होने लगा तो कुछ कैंपेनिंग शुरू की गई जिसमें कहता है एलिमेंट्री एजुकेशन ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किया गया था एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैज बीन स्टार्टेड। बैक टू स्कूल का एक कैंपेनिंग किया गया था जिसमें बच्चों को प्रमोट किया जा रहा था, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा था कि भाई स्कूल चलो, स्कूल में पढ़ने की ये चीजें होती हैं और ऐसे से आप अपनी लाइफ को। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बच्चे किसी तरीके से स्कूल आए, क्योंकि देखिए जो पुअर फैमिलीज है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फूडिंग की होती है, उनके पास खाने को नहीं होता, रहने को तो नहीं होता, तो वो जब खाने और रहने को नहीं होता तो वो एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वो किसी तरीके से अपनी लिविंग्स को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने इन चीजों को फोकस किया और पाया कि ऐसी कमियां हैं, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए क्या किया, मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया एंड लंच टू मिड डे मील स्कीम हैज आल्सो बीन लॉन्च्ड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए। बच्चे चलो पढ़ने नहीं, खाने के भरोसे आ जाए, खाना खाने ही आ जाए, उसी बहाने उनको पढ़ा देंगे कुछ ना कुछ, तो इसके बहाने उनको बुलाया। अटेंडेंस रिटेंशन एंड ऑल्सो द इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, और इसके साथ साथ अटेंडेंस को बढ़ाना और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल जो कंडीशन होती है बच्चों की उसको इंप्रूव करने, यानी कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो उसको फुलफिल करने की बात थी। तो ये सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, मतलब अप्लाई किए गए एलिमेंट्री एजुकेशन की बेसिस पे। और ये भी कहता है द पेस सेटिंग स्कूल्स इन द फॉर्म ऑफ नवोदय विद्यालय हैज बीन द सेटअप इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इसी तरीके से नवोदय विद्यालय को भी सेटअप किया गया कंट्री के अलग अलग पार्ट में, ताकि जहां पे बच्चों को बोर्डिंग की सिचुएशन के बेसिस पे, यानी कि डे बोर्डिंग कह लीजिए, उनको एजुकेशन देने का काम किया गया। हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई ताकि बच्चे अपने घर से दूर के, जिनके पास घर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, उनको कॉपी किताब सारी चीजें व्यवस्थाएं दी गई उनको पढ़ने के लिए, ताकि वो क्या करें, पढ़ाई को कंप्लीट कर सके, एजुकेशन को मेंटेन कर सके। कहता हाई प्रायोरिटी हैज बीन occurred to the vocationalization of education at the secondary stage to equip the students with the occupations related knowledge and skill। अब यहाँ पे क्या रहा कि ये सारी चीज़ें तो की गई, नवोदय विद्यालय वगैरह में उनको डेवलपमेंट के लिए तमाम तरह के प्रोग्राम चलाए गए, और तो यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई उन बच्चों के लिए वोकेशनलाइजेशन, छुट्टियों में जो कोर्सेज दिए जा सकते हैं उन कोर्सेज को प्रोवाइड किया गया, जिससे जिस नॉलेज को वो जानते हैं, जो उनके पास अपने हैंडीक्राफ्ट स्किल वगैरह है या जो भी स्किल उनके पास, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। द आउटले ऑफ द एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान। तो जो एजुकेशनल को ग्रोथ देने के लिए जो फर्स्ट प्लान में जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो पहले जो रहा होगा था वो 151 था, अब उसको कहां पे कर दिया 43,825 करोड़ इन द 10th प्लान। फर्स्ट प्लान में 151 करोड़ था, तो 10th प्लान में उसकी वैल्यूज क्या हो गई, 43,825 करोड़ हो गई। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इज जस्ट 0.64% ऑफ द जीडीपी, यानी हमारी जीडीपी का बहुत ही जो ये खर्चा हुआ है ना, बहुत ही कम हिस्सा है, एक से भी कम है। अगर देखें इन 1951-52 इट्स रोज टू 3.5% ऑफ द जीडीपी इन 2004-5। 1951-52 में जो जीडीपी थी, उस जीडीपी का 0.4% ही 64% ही टोटल अमाउंट हम अपने एजुकेशन पे खर्च करते थे। लेकिन 2004-5 की अगर बात करें तो 2004-5 में जो हमारी जीडीपी है उसका 3.5% अमाउंट हम क्या करते हैं, एजुकेशन पे खर्च करने का काम करते हैं। फिर लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज बीन रेट शार्पली फ्रॉम 18.3% इन 1951 टू 67.6% इन 2005। यानी कि 1951 जिस समय हम बहुत कम खर्च कर रहे थे, तो उस समय हमारे पास 18.3%, यानी लगभग 18 लोग ही, 100 में से 18 लोग ही पढ़े लिखे होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, 2005 की अगर बात करते हैं, जो रेशियो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से लगभग 68 पीपल्स आर एजुकेटेड फ्रॉम 100 में से 68 पीपल्स क्या है, एजुकेटेड हैं। तो देखें तो इंक्रीजिंग तो बहुत ज्यादा हुई है। फिर कहता था ऑब्जेक्टिव वाज द
ऑब्जेक्टिव वाज टू अटेन अ लिटरेसी रेट ऑफ द 75% ऑफ बाय 2007, और जो 2007 में ऑब्जेक्टिव रखा गया कि वो 75% एजुकेशन या लिटरेसी रेट को हम इंक्रीज कर लेंगे, टोटल पॉपुलेशन में 75% पीपल ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। फिर कहता है हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इन द लिटरेसी रेट इज फाउंड अक्रॉस द डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन। जबकि इसके अलावा भी देखा जाए तो बहुत बड़ा जैसा सा सिचुएशन उसमें बहुत सारे गैप्स पाए गए लिटरेसी रेट्स में। और ये भी कहता है फॉर इंस्टेंस द लिटरेसी अमंग द मेल्स इज नियरली 50% हायर देन फीमेल्स की बात कर रहे हैं। यहां पे देख लीजिए कुछ रेशियो है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें, स्टूडेंट एंड टीचर्स की बात करें तो हमारे 1950 और 51 की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलेजेस 750 थे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो थी हमारे पास 30 थी, और उस समय स्टूडेंट 2,63,000 होते थे और टीचर जो थे 24,000 थे। लेकिन वहीं 1988 और 89 की बात करें तो कॉलेजेस 11,089 है, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में 238 है। स्टूडेंट्स की बात करें तो 74 लाख कब 98 और 99 की बात करें तो 74,17,000 थे, और टीचर्स जो थे 3,42,000 थे। ये जो सर्वे आपको मिला है यूजीसी के एनुअल रिपोर्ट जो रहा है 1996 एंड 97 के हिसाब से, और 1998 और 99 के हिसाब से रहा है। तो यार फीमेल की अगर बात करते हैं तो जैसे कहा कि ज्यादा है फीमेल से 50% ज्यादा, इट इज अबाउट द 50% इन द अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। द लिटरेसी रेट वॉट वेरी from the region to regions as from 96% in the same district of Kerala to the below 30% in the some part of the मध्य प्रदेश। अब देखिए अगर यहाँ पे जो बात कह रहा है वो कह रहा है कि पहली चीज तो यह है कि हम मेल एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, तो सिचुएशन में अगर देखें तो केरला की एक बात करता है कि रीजन टू रीजन, क्षेत्र से क्या है, मतलब रीजन टू रीजन में क्या डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस क्या है, केरला में 96% क्या है एजुकेशन है, तो वहीं पे मध्य प्रदेश में यानी एमपी की अगर बात करें तो 30% है, बिलो द 30% इन द सेम पार्ट सम पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में क्या है 30% से भी कम एजुकेशन है। हेंस हैव टू पे द स्पेशल अटेंशन ऑन इंप्रूविंग द रूरल एंड द फीमेल लिटरेसी रेट इन द कमिंग ईयर्स। और इस तरीके से क्या करने की जरूरत है, हमें फोकस करने की जरूरत है कि जो रूरल का एजुकेशन है और जो फीमेल की लिटरेसी रेट्स है उसको ज्यादा से ज्यादा आने वाले टाइम में हम उसको इंप्रूव करें। और ये भी एज फॉर द प्राइमरी स्कूल सिस्टम इज कंसर्न, इट इज एक्सपेंडेड टू ओवर द 5 लाख विलेजेस। अब इसको फोकस करते हुए क्या किया गया है कि प्राइमरी स्कूल को एक्सपेंड करने का काम किया गया, उसको और ज्यादा बड़ा करने, ज्यादा से ज्यादा स्कूल को लाने का काम किया। लगभग देखिए हर गांव में एक स्कूल मिल जाता है प्राइमरी, जिसमें लगभग 5 लाख स्कूल विलेजेस में स्कूल्स ओपन करने का काम किया। बट दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल हैज बीन द सफर्ड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द हाई ड्रॉप आउट रेट्स। अगर देखें तो यहाँ पे इतने स्कूल होने के बावजूद भी क्या है कि ये सफर करता है किस सिचुएशन में, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, और साथ ही साथ हाई ड्रॉप आउट रेट्स। हाई ड्रॉप आउट का मतलब लोग बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, एनरोल तो होते हैं, लेकिन क्या करते हैं बीच रास्ते में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बड़ा बैड इम्पैक्ट है। अगर देखें तो हमारे अपनी सोसाइटीज का कहीं ना कहीं हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है। द 10th प्लान सेट अप द गोल ऑफ टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन of the age of 18 to 23 from 6 to 9% by the end of the plan 10th। 10वें प्लान को ओवर होने के टाइम तक जो हायर एजुकेशन है उसमें जो रेट है, मतलब एज ग्रुप जो हमारा आता है 18 से 23 तक का, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे 6% से 9% तक करने की बात की गई थी। फिर कहता द स्ट्रेटेजी वाज टू फोकस अटेंशन ऑन द इंक्रीजिंग अक्रॉस द क्वालिटी retentions, adaptation and a state specific curriculum modification, vocalization and networking on the use of the information technology। कहता कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी जिसमें फोकस किया गया था उसमें क्या था, क्वालिटी की बात की गई थी कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हो, स्पेसिफिक हो, मॉडिफिकेशन उसमें हो, वोकलाइजेशन जो छुट्टियों में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते काम करते थे छुट्टियों में, जब छुट्टी होती थी उसके बाद लोग क्या सीखते थे। तो इस तरह के कोर्सेज, नेटवर्किंग की बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात कर रहा है, इस तरह की चीज़ों पर फोकस किया गया। इट ऑल्सो द फोकस ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें क्या किया गया, जो दूर एजुकेशन, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है कि स्कूल नहीं जाना, घर से बैठ के पढ़ाई कर लेनी, डिग्री ले लेनी है, ऐसे चीज़ों पे भी फोकस किया गया उन लोगों के लिए जो क्या है कि कम पढ़ाई करने के बाद जॉब करना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को फोकस करते हुए किया गया।
In the field of the higher education also a good success has been achieved during the plan period. अगर देखा जाए तो जो 10th प्लान था उस पीरियड ऑफ टाइम में हायर एजुकेशन में भी अच्छी सक्सेस मिली. फिर ये भी कहता द प्रोग्रेस इन द रिगार्ड ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स इज गिवन इन द टेबल. जो टेबल मैंने आपको समझाया उसमें साफ साफ बताया कि कितने टीचर्स हैं और कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे और कितने स्टूडेंट्स थे, तो उसका इंपैक्ट पड़ा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल वी अंडरस्टैंड अबाउट द सम. डू यू नो कुछ नंबर ऑफ, जैसे मैंने बताया कि 1951 में और 1989 में कॉलेजेस के नंबर्स में चेंजेस आए थे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े थे और इसके साथ साथ नंबर ऑफ टीचर्स भी बढ़े थे, यानी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पहले से काफ़ी बेहतर हो रही थी. So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.